आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे अगर पेपर में जो है वो आता है इससे रेलेवेंट क्वेश्चन तो उसको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले कहते हैं जी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखें इसके नाम से क्या जाहिर है। एटॉमिक मास का तो हमें पता है कि एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, ठीक है, जो एटम का मास है। लेकिन रिलेटिव का मतलब क्या होता है? अगर हम रिलेटिव का वैसे देखें तो रिलेटिव क्या होते हैं जी, कि हमारे रिश्तेदार हो गए। ठीक है, तो ये भी कुछ इसमें भी जो है वो इसी तरह की सेंस है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। अब कहते हैं जी एटॉमिक मास तो है लेकिन वो रिलेटिव है, किस चीज़ से रेलिवेंट है, किस चीज़ का रेलिवेंट है। तो वो इन्होंने इसकी डेफिनेशन में हमें बताया कि जी कि जो रिलेटिव होता है बेसिकली वही एटॉमिक मास है। देखिए ना, दो चीज़ें होती हैं, एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है जी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उनको कलेक्टिवली अगर हम उनका सम अप कर लें तो उसको हम कहते हैं जी ये किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है। ठीक है, लेकिन जो टर्म लिखी गई है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका इससे ये थोड़ा जी कंफ्यूज करती है हमें। ठीक है, हमने इसी को अंडरस्टैंड करना है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, बाकी एटॉमिक मास की डेफिनेशन वही है, वही चीज़ एटॉमिक मास है, लेकिन रिलेटिव क्यों लगाया गया है। अच्छा, इसकी जो वजह है सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्यों लगाया गया जी, कि एटॉमिक मास भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, देखें स्टार्ट पे ये कहा जाता है जी कि स्टार्ट पे कोई इतने ख़ास इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे। देखें अगर कोई भी चीज़ है उसका अगर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसमें हम उनका मास जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, लेकिन कहते हैं जी कि जब एटम की बात आई कि एटम जो कि इंतहाई छोटा ज़र्रा होता है, कि जिसको कहते हैं कि जी जो नज़र भी नहीं आता। ठीक है, अब देख लें इतने छोटे ज़र्रे को जब उन्होंने ये चाहा कि इसका एटम का मास क्या होगा, हमें एटम का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए कि जिन्होंने साइंटिस्ट को इस काबिल बना दिया कि वो एटम का मास भी जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, और उन इंस्ट्रूमेंट का जो तरीक़ेकार था वो क्या था, उन्होंने क्या किया जी कि कार्बन को जो है वो एज़ वो बनाया कि इसके कंपैरिजन में जो है वो एटम्स का मास कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो कार्बन 12 आइसोटोप लिखा जाता है, तो देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कह लें, वैलिड कह लें, वो क्या है, जो वो कार्बन 12 है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जो कार्बन 12 है ये ओरिजिनल एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन 13 और कार्बन 14 को पीरियोडिक टेबल के अंदर शो नहीं करवाया हुआ। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जिनसे वो एटम का जो है वो मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जी कार्बन 12 को जो है वो बुनियाद बनाया कि जिस भी एटम का मास जो है वो मालूम किया जाएगा वो कार्बन 12 को जो है वो सामने रख के किया जाएगा। अब कार्बन 12 क्या है कि ये जो है वो कार्बन का, एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना है, 12। ठीक है, तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, इसलिए इसको जी कार्बन 12 भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसलिए इसको यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कार्बन 12 है। ठीक है, तो ओवरऑल कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। तो अब उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 को बुनियाद बना लिया कि अब जितने भी एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, उनको जो है वो इसके मुकाबले में रख के उसके मास की रेशियो निकाली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला एटम आता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को जब कार्बन के मुकाबले में रखते हैं, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से जी उसका हाइड्रोजन का हमारे पास मास आ जाता है। ठीक है, अब कैसे मास आता है, कहते हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, अब कार्बन 12 है। ठीक है, कार्बन 12 यानी कि इसका जो मास है वो 12 है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम जो 12 मास है इसको 12 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे AMU क्या है कि इनके जो एटम्स है, ठीक है, इनके मास को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास यूनिट है वो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, अब यूनिट से क्या मुराद है कि जो कार्बन 12 है तो हम इसको कहते हैं जी कि कार्बन 12 को हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब 12 हिस्से आ गए हैं, ठीक है। अब हम जिस भी एटम का या एलिमेंट का हमें मास मालूम करना है उसको हम कार्बन 12 के 12 हिस्सों के साथ कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका मास कार्बन 12 के 12 हिस्सों में कितना कम है, ठीक है, 12 हिस्सों से, या कि 12 हिस्सों से जो है वो कितना ज़्यादा है। जिसका कम होगा उसको हम कम लिख देंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसको हम ज़्यादा लिख देंगे, ठीक है। सिंपल ये सिर्फ उन्होंने जो है वो तरीक़ेकार रखा था कि इस तरह से मालूम करने का, ठीक है। बाकी जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे उन्होंने जो ये मास निकाला है, लेकिन जो बुनियाद बनाई जो ऑथेंटिकेशन के लिए जी कि ऑथेंटिक चीज़ होगी वो क्या होगा, कार्बन 12 होगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास जो हैं वो देखे जाएंगे, और इस तरीके से जो मास उन्होंने कैलकुलेट किया उसको कहते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब जैसे जी हाइड्रोजन का हमने देख लिया, ठीक है, कि हाइड्रोजन का जब मास देखा गया कार्बन 12 के मुकाबले में तो वो उसके 1 यूनिट के बराबर था। हाइड्रोजन का मास जो है कार्बन 12 के मुकाबले में उसका जो है वो 1 यूनिट के बराबर जो है वो उसका मास था हाइड्रोजन का। तो इसलिए हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास जो था वो कितना है, 1, ठीक है, 1 mu। उसके बाद जो हीलियम है उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया वो कितना है, वो 4 है, ठीक है। कि जो हीलियम है वो कार्बन 12 के मुकाबले में उसका जो मास है वो 4 यूनिट है, ठीक है। कि कार्बन 12 के 12 यूनिट हो गए तो हीलियम के कितने हो गए, 4 यूनिट हो गए, ठीक है। इसी तरह से जितने भी 118 एलिमेंट दिए हुए हैं इनके मैसेज को जो कैलकुलेट किया जाता है या किया गया है वो कार्बन 12 को सामने रख के, 12 यूनिट्स को सामने रख के कि कितना मास इससे कम है किसी एलिमेंट का और कितना मास कार्बन 12 के जो 12 यूनिट्स है उससे जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया है उसको कहते हैं जी कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। अदरवाइज एटॉमिक मास वही है, सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास के जो ऑथेंटिकेशन है इसकी वो सिर्फ जो है वो इसको इसलिए इसके साथ रिलेटिव लगाया गया है, ठीक है। और इसको जो है वो इसको बताया गया जी कि इनके मास हमने जो है वो कार्बन 12 को बुनियाद बना के उससे रेलिवेंट करके इसको जो है वो कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल है, ठीक है, कि देखें मास ऑफ प्रोटॉन। अब एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास जब कार्बन 12 के यूनिट्स के साथ जो है वो कंपेयर करके उसकी रेशियो निकाली गई है, ठीक है, तो वो कितना आता है 1.0073 mu, ठीक है। AMU जो है वो उसका यूनिट है जिसमें इसके मास को कैलकुलेट किया जाता है। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये कितना आया है जी 1.0087 mu। फिर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये कितना आया है 5.486 क्रॉस मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ mu, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल्स के इनको जो है वो कार्बन 12 के साथ रिलेटिव इनका जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं जी कि बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, जैसे हमने अभी बात की है कि कार्बन 12 को जो है वो स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसको बेसिक जो है वो कंसीडर किया गया है कि जितने भी एलिमेंट होंगे बाद में कार्बन 12 के साथ जो है वो कंपेयर करके उनका मास कैलकुलेट होगा। कहते हैं जी नंबर 1 पॉइंट क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12 यूनिट्स, ठीक है। फिर कहते हैं 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट। अब 12 यूनिट में से जो 1 यूनिट होगा वो 12वें हिस्से का कितना होगा, 1 हिस्सा होगा, ठीक है। 12 यूनिट में से जो 1 यूनिट होगा वो क्या होगा, 1 हिस्सा होगा 12 हिस्सों में से। तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो 1 यूनिट कहलाएगा, ठीक है। जाहिर बात है, सिंपल बात है, अगर 12 यूनिट्स है 12 यूनिट्स में से अगर हम कहते हैं कि इसका 1 हिस्सा जो है 12 में से जो 1 हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, वो उसका 1 यूनिट कहलाएगा। अगर 2 हिस्से होंगे 2/12 होगा तो वही होगा कि 12 में से 2 हिस्से। अगर 3/12 होगा तो इसका मतलब होगा जी कि 12 में से 3 हिस्से। तो अब 1/12 है तो इट मीन्स कि इसमें 12 में से 1 हिस्सा जिसको हम कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है। नंबर 3 है जी व्हेन एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर विद एटॉमिक मैसेज ऑफ कार्बन 12 एटम दे आर एक्सप्रेस्ड एज relative atomic masses of those elements, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है, कहते हैं जी कि जब एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 के एटॉमिक मैसेज के साथ, ठीक है, तो ऐसे जो कंपैरिजन है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पे उसको
रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो मैस है जो निकलेगी रेशियो या एवरेज जो निकलेगा वो क्या होगा जी, कि वो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी हमने एग्जांपल देखी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी हमने। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो आपने इसको इस तरह से लिखना है। फिर आता है एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। वो यूनिट के जिसमें रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे कि सॉलिड को कैलकुलेट करने के लिए केजी का यूनिट यूज़ होता है या डिफरेंट यूनिट यूज़ होते हैं, लिक्विड के लिए अपने हैं, गैसेस के लिए अपने हैं। तो इस तरह से एटम्स का जो मास है उसको कैलकुलेट करने का जो यूनिट है वो AMU है। ठीक है, उसके बाद इसके सिंबल की बात करेंगे, कहते हैं जी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल AMU। तो इसका ये किसकी एब्रीवेशन है, एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहते हैं, कहते हैं जी 1 MU इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कि MU क्या होता है, 1 MU कह लें, वो क्या होता है कि कार्बन 12 का एक हिस्सा होता है, यानी कि 1 यूनिट होता है। ठीक है, अगर MU को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स के अंदर तो वो कितना होगा, 1 MU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, 1 MU में जो है वो कितने ग्राम्स आते हैं, 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो सिंपल MU में कितना होगा इसका मास, 1.0073 MU, और ग्राम में देखें तो कितना होगा 1.672 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो MU के अंदर इसका मास होगा 1.0087, और अगर ग्राम के अंदर देखें तो इसका मास होगा 1.674 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो MU के अंदर इसका मास होगा 5.486 क्रॉस 10⁻⁻4, और ग्राम के अंदर इसका मास होगा 9.106 क्रॉस 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, आप इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से देख के समझ के और जो है वो एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो।